ऊपर वाला देख रहा है में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, इस शो में कोई एंकर नहीं होता है। इस शो का मकसद किसी एक विषय पर खुलकर चर्चा करना होता है। आपके चारों तरफ कैमरे लगे हैं, जिसमें आपकी हर औपचारिक और अनौपचारिक बातचीत रिकॉर्ड हो रही है। चर्चा की शुरुआत में हर वक्ता को बोलने के लिए 45 सेकंड मिलेंगे। 45 सेकंड पूरे होने पर एक बजर बजेगा। इसके बाद दूसरे स्पीकर की बारी आएगी। इस तरह सारे स्पीकर्स को 45 सेकंड के अंदर अपनी शुरुआती बातचीत रखनी होगी। पहले कौन बोलेगा, ये आपस में ही तय करना है। आज का विषय, क्या देश में जातीय जनगणना होनी चाहिए? ब्रजमोहन जी, आप शुरू करेंगे? आप कर लें। आप करिए, आप सरकार में हैं। मेरे मत में जातिगत जनगणना की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सभी जातियों में गरीब वर्ग के लोग हैं। इसलिए हमें इस देश को अगर तरक्की पे ले जाना है, आगे बढ़ाना है, वर्ग संघर्ष को समाप्त करना है, तो सभी जातियों में जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं उनको सुविधाएं देना। और मोदी जी ने जैसे कहा है कि 4 जातियों में देश को देखना चाहिए, एक किसान, एक गरीब, एक युवा और एक महिला। अगर चारों में जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं उनकी तरक्की के लिए हम काम करेंगे और जातिगत संघर्ष को हम समाप्त करेंगे, तो ये हमारे लिए बहुत उपयोगी होगा और यही इस पूरे देश में होना चाहिए। इस बात के प्रति मैं प्रतिबद्ध भी हूं और जो मेरा अनुभव है लंबे समय का, 40 साल की राजनीति का, उसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ। नमस्कार। देखिए, ये बातें कही जरूर जाती है, लेकिन इन्हें अमल में नहीं लाया जाता। चुनाव के समय में जाति को ध्यान में रखकर ही टिकट बांटे जाते हैं, लगातार देखा गया है। अब कुर्मी वोट के लिए किसी कुर्मी को ही, चाहे वो किसी और पार्टी में क्यों ना हो, उनको बुला के दिया जाता है। इसी तरह से अलग अलग लोगों को दिया जाता है। वैसे मुझे नहीं लगता कि कोई चाहता है कि जाति खत्म हो। बुद्धिज्म में भी देखिए जाति को खत्म करने की कोशिश की गई। फिर कम्युनिज्म आया, उन्होंने जाति को खत्म करने की बात कही, वो भी नहीं हुआ। फिर सोशलिज्म आया, उसमें भी नहीं हुआ। काशीराम जी ने भी कोशिश की, नहीं हुआ। अम्बेडकर जी ने कोशिश की, नहीं हुआ। और अब हम लोग कोशिश कर रहे हैं, वो भी नहीं होने वाला है। चुनाव के दौरान हम लोग इसको और ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं, ये लगातार देखा जा रहा है। इसलिए मुझे लगता है कि ये बड़ा मुश्किल है, लेकिन प्रयास हो सकता है। देखिए, देश तो कॉन्स्टिट्यूशन से चलेगा। हमें देखना होगा कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रोविजन है कि नहीं है। जिन हाथों में आज ताकत है, या तो आप कॉन्स्टिट्यूशन को बदल दीजिए। और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया बड़े नेता देश के गुजरे हैं। 1960 में उन्होंने मुतालबा किया कि 60% ओबीसी का रिजर्वेशन होना चाहिए। कर्पूरी ठाकुर जी बिहार के बड़े नेता थे, उन्होंने तो 26% रिजर्वेशन कर दिया था। और ये पहली बार नहीं हो रहा है। 1930 के अंदर अंग्रेज ने कराया आबादी का ओबीसी की रायशुमारी। उसके बाद 41 के अंदर हुई, जिसका डाटा अवेलेबल नहीं है। उसके बाद हमारी सरकार में 2011 के अंदर भी हुआ। तफसील से बात करेंगे तो करेंगे, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये सारे प्रोविजन मौजूद हैं और ये रिजर्वेशन होना चाहिए। देखिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ये सेटल्ड इश्यू है और सेटल्ड इश्यू ये है, और तभी जाकर संविधान के निर्माताओं ने ये समझा कि जाति के आधार पे हिस्टोरिकली एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, और तभी से जो है जातीय जनगणना की भी मांग हुई। और बीपी सिंह जी की जब सरकार थी तो ये माना गया कि 1991 में हम इसकी जाति जनगणना करेंगे। बाद में लालू प्रसाद यादव जी 2001 में भी कराना चाहते थे। 2011 के सेंसस में भी सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सर्वे हुआ, और 2021 के बाद में भी सेंसस में भी हम लोग ये चाहते हैं। जब तक हम ये ना जान जाएं कि रोड पे काम करने वाला कौन है, महिला उठाने वाला कौन है, ठेला चलाने वाला कौन है, वर्क एट होम करने वाला कौन है, तभी जाकर हम इस सर्वे के आधार पे हम जानेंगे। तो मुझे लगता है कि अगर जाति जनगणना अगर होगी तो पॉलिसी फ्रेमवर्क में मदद मिलेगा, और जो टारगेट है कि हम अचीव कर सकते कि इक्वालिटी का जो प्रोविजन अगर संविधान में दिया है, उसको अचीव करने के लिए जाति जनगणना आवश्यकता है, एक जरूरी आवश्यक चीज़ है। 1931 में पहली बार जातिगत जनगणना हुई थी, जब ब्रिटिश रूल था।
और समाज के अंदर इतनी जड़ता थी, इतना सामंतवाद था कि लोग अपनी जाति छिपाते थे। जो गरीब जातियों से, पिछड़ी जातियों से जो लोग थे वो अपने आप को ऊंची जाति का लिखवाते थे। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे कल्याण सिंह जी, वो बैकवर्ड हैं, वो लिखवाते थे हम लोध राजपूत हैं। हमारे यहाँ पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो कुर्मी समाज के लोग हैं वो बैकवर्ड हैं, वो लिखते थे कुर्मी क्षत्रिय सभा। तो जातियों की श्रेष्ठता के आधार पर समाज में सम्मान मिलता था, रुतबे हासिल होते थे, इसलिए गरीब गुरबा लोगों ने अपनी जाति भी छुपाई। अब जब बिहार में जातिगत जनगणना हुई है तो मंडल कमीशन के मुताबिक 52% पिछड़े थे, लेकिन जब ताजा बिहार में जातिगत जनगणना हुई है उसके हिसाब से 64% बैकवर्ड कास्ट के लोगों की संख्या पाई गई है। तो जातिगत जनगणना किसी के खिलाफ नहीं है और ये ढोंग है, ये सही नहीं है। जाति है, नंगा सच है। इवन मोहन भागवत जी ने कहा कि समाज अगर जातियों में विभक्त ना होता तो देश शायद इतने लंबे समय तक गुलाम ना होता। इसलिए जातिगत जनगणना देकर के समाज के सभी तबकों को न्याय मिले, उनकी हिस्सेदारी मिले। हाँ, इसमें विद्वेष नहीं होना चाहिए, इसमें घृणा नहीं होनी चाहिए, इस सद्भावना से, प्यार से, मोहब्बत से इसका निपटारा होना चाहिए। जाति की काउंटिंग, अब देखिए भारत सरकार हो या राज्यों की सरकार हो, लगातार हर चीज़ की काउंटिंग करती है, चाहे वो पेड़ की काउंटिंग हो, चाहे जानवर की काउंटिंग हो या फिर अन्य चीज़ों की काउंटिंग है। तो जो मनुष्य है जिसके आधार पे आप हिस्टोरिकली देखिएगा, और जैसा कि अभी त्यागी जी ने भी कहा कि 1931 में जो सेंसस हुई या 1901 का जो लॉर्ड रिजले का जो सेंसस था, जिसमें जो है जातियों को हायरार्की के स्ट्रक्चर बनाकर उसको लीगलाइज किया गया, तब से और उससे हिस्टोरिकली भी देखिएगा तो एक्सप्लॉयटेशन जातियों के आधार पे हुआ है। जब जातियों के आधार पे एक्सप्लॉयटेशन हुआ है और कुछ लोग जो हैं एडुकेशन वाइज, इकोनॉमी वाइज जो है आगे हैं, तो हमें ये देखने की आवश्यकता है 21वीं सदी में कि पीछे कौन रह गया है। तो जाति जनगणना किसी के खिलाफ नहीं है, जाति की काउंटिंग जो होनी चाहिए वो आवश्यकता है, ताकि तभी जाकर कोई भी स्टेट हो एक पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाएगी और टारगेट के साथ कि जिन जातियों के लोग समूह, ऐसा समूह अगर कोई है जो पीछे रह गया है तो उनको ठीक तरीके से पॉलिसी फ्रेमवर्क में लाके इंक्लूसिव डेवलपमेंट के तरफ, और ऐसा संविधान के निर्माताओं ने भी माना है कि राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटी होना चाहिए। और जो है गांधी जी ने भी ये कहा है कि जो लिस्ट एडवांटेज है उसको जो है आगे लाने की आवश्यकता है। तो मुझे लगता है कि जातीय जनगणना एक ऐसा प्रावधान है जहां से हम जो वर्ग एलिनेटेड सेक्शन ऑफ सोसाइटी हैं उनको मेन स्ट्रीम में हम लोग ला सकते हैं, इसलिए जातीय जनगणना एक आवश्यकता है। देखिए 1917 में महात्मा गांधी ने गोधरा के अंदर, गोधरा को तो आप पहचानते होंगे, बीजेपी के लोग सभी जानते हैं, गोधरा के अंदर महात्मा गांधी ने कहा कि इस देश की आज़ादी तभी मिल सकती है जब बैकवर्ड क्लासेस मेरे साथ खड़े हो जाए। और वो बैकवर्ड क्लासेस को एड्रेस कर रहे थे और उन्होंने कहा मुझे खुशी है कि आज बैकवर्ड क्लासेस मेरे साथ आ गए और अब मुझे लगता है कि हिंदुस्तान की आज़ादी दूर नहीं। डॉक्टर लोहिया ने कहा कि 60% इस देश के अंदर ओबीसी है, उनका रिजर्वेशन मिलना चाहिए। शायद 53 के अंदर काका कालेकर कमीशन बना, उसके अंदर का उस पर किसी ने तवज्जो नहीं दी। ये डिमांड लगातार होती चली आ रही है, लेकिन बड़ी बात यह है कि इससे डर किन लोगों को है, कौन लोग हैं जो इस बात की मुखालफत कर रहे हैं कि नहीं होना चाहिए? वो लोग जिन्होंने सारी चीज़ों पर कब्जा कर रखा है। उनको लगता है कि अगर इनकी सेंसस हो गया और इनको पता चल गया कि देश में इनकी कितनी बड़ी ताकत है तो हमारा क्या होगा। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 38(2), 38(4) दोनों कहते हैं कि जो सोशली बैकवर्ड लोग हैं उनको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अंदर, माफ़ी के साथ मैं कहूँगा, बीजेपी को तो सिर्फ इतना याद है कि आर्टिकल 44 है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अंदर 15 आर्टिकल्स हैं और आर्टिकल 38 ये कहता है कि सारे समाज के साथ सोशल ऑर्डर में होना चाहिए, इकोनॉमिकली, इवन पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली। और ये जिम्मेदारी स्टेट की है, जिनके हाथों में पावर है उन्हें करना चाहिए। और इसके साथ साथ इनइक्वालिटी नहीं होना चाहिए।
आर्टिकल 38 अगर कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी हो तो अभी देखिए आप, आर्टिकल 38(2) कहता है कि मसावी सलूक होना चाहिए, सबको बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए, लेकिन मिल नहीं रहा ना ओबीसी को। देखिए मुझे लगता है कि राजीव राय जी जी लेट आए हैं घोसी से, सांसद हैं, ये हिस्टोरिकल जगह है घोसी, जहाँ से कभी कल्पना तराजी हुआ करते थे, नए नए सांसद हैं। आज की जो हमारी बहस है वो हम 6 के बीच में है, और जहाँ से आप आ रहे हैं वहाँ से अच्छा वातावरण यहाँ होगा ये मान करके हम चलते हैं। तो जातिगत जनगणना होनी चाहिए, ये समाज के लिए हितकर है या नहीं है, इससे आप अपनी बात प्रारंभ करेंगे। उसके बाद मुझे समझ में नहीं आता है कि अगर सारी पार्टियां रिजर्वेशन के पक्ष में है, सबको समान अवसर देने के पक्ष में है, सब चाहते हैं कि सामाजिक न्याय एटलीस्ट भाषणों में चाहे अपनी बातों में, तो जाति जनगणना में बुराई क्या है और क्यों नहीं होना चाहिए, इसका क्या मतलब होता है? ये तो आप कंट्राडिक्ट कर रहे हैं खुद को ही ना। आप जात पूछकर रिजर्वेशन देंगे, जात पूछकर आप, बाकी से मैं बोलूं, आप लोग तो हमारे नेता हैं, कि जात पूछकर टिकट देंगे, जात पूछकर गठबंधन करेंगे, जात के नाम पर सारी बातें करेंगे, और जब जाति जनगणना जहाँ जिसका जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी साझेदारी, जिसको जितना समाज में है उसको उतना देने में हमें क्या बुराई है? अगर सबका साथ सबका विकास जो प्रधानमंत्री जी बोलते हैं, सबका साथ तो तभी होगा ना जब आप सबको समाज। और मैं प्रधानमंत्री जी के बारे में ही बोलना चाहूंगी कि अभी पार्लियामेंट में लगातार जातिगत जनगणना को लेकर डिबेट भी हो रहा है, हंगामा भी हो रहा है, लेकिन आप ही बताइए कि जो ये चुनाव के ठीक पहले हमारे माननीय कर्पूरी ठाकुर जी के नाम से जो भारत रत्न दिया गया, या चौधरी चरण सिंह जी के नाम से भारत रत्न दिया गया, वो किस लिए दिया गया? वो तो एक पर्टिकुलर जाति को खुश करने के लिए दिया गया, ठाकुर समाज को खुश करने के लिए दिया गया। ऐसा कह करके आप ये माओवादी उनका अपमान कर रही हैं। चौधरी चरण सिंह आजादी की लड़ाई में नहीं, वो तो मैं जान रही हूँ, उसके लिए हमारी जान रही होती तो आप ये नहीं कहती कि जाति का दर्द दिया गया। लेकिन मतलब चुनाव नहीं, आप उनकी महत्ता को कम कर रही हैं। नहीं, महत्ता को नहीं, लेकिन चुनाव के पहले दिया जाना भाजपा की तरफ से कहीं ना कहीं देखिए बहुत पुरानी गलतियों को सुधारा जा रहा है। पहले एक ही परिवार या एक ही पार्टी के लोगों को राष्ट्रीय स्तर के इस प्रकार के पुरस्कार दिए जाते थे। आपको तो खुश होना चाहिए कि पहली बार सभी जाति, धर्म और सभी राजनीतिक दलों से सभी अलग अलग विचारधारा। मैं तो इस बात पर कि हम क्यों 1921 की बात कर रहे हैं, क्यों 19 की बात कर रहे हैं, क्यों 51 की बात कर रहे हैं, क्यों हम वीपी सिंह जी के जमाने की बात कर रहे हैं? हम आज की बात करें ना। तो आप मुझे बताइए, मुझे ये बताइए कि आज के समय पर अगर पार्लियामेंट में आप देखें तो 60% बैकवर्ड पार्लियामेंट मेंबर हैं, 60%। असेंबलीज में आप देखें, हमारे यहाँ रिजर्वेशन, जिस स्टेट में जितना रिजर्वेशन है, आज हमारे एससी के एसटी की तो रिजर्व सीटें हैं, वो जीत कर आते हैं। हमारा छत्तीसगढ़ है, ट्राइबल है, हमारे 3 ट्राइबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। हमारे आप ये फैसला कर लीजिए, हमारे 1 कास्ट के पार्लियामेंट मेंबर हैं। और अगर आप असेंबली में भी देखें तो असेंबली में भी जिस स्टेट में जितने बैकवर्ड हैं, जब अपने आप स्वाभाविक रूप से लोग जीत कर आ रहे हैं, तो आप उनको जातियों में क्यों बांटना चाहते हैं? और दूसरी बात, वो जमाना अलग था। आज का जमाने में तो डेवलपमेंट, सड़क क्या एससी गांव में नहीं बन रही है, क्या एसटी गांव में नहीं बन रही है, क्या बैकवर्ड गांव में नहीं बन रही है? नौकरियों में जो टैलेंटेड लोग हैं, क्या वो अपने आप नहीं आ रहे हैं? ऐसे भी एससी एसटी और बैकवर्ड हैं जो स्वाभाविक रूप से आईएएस बन रहे हैं, आईपीएस बन रहे हैं, जिनको रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है। देखिए, आज हम जाति संघर्ष आपने देखा है, जब जब इस देश में इस प्रकार की बात हुई है तो वर्ग संघर्ष पैदा हुआ है। अगर वर्ग संघर्ष हम पैदा करेंगे तो डेवलपमेंट नहीं होगा। डेवलपमेंट आप जाति जनगणना क्यों करना चाहते हैं? क्यों करना चाहते हैं? मैं बताता हूँ, उनके साथ में आप जाति जनगणना के माध्यम से फायदा क्या देना चाहते हैं? फायदा तो यह है कि उनको काम मिले, उनको रोजगार मिले, उनको न्याय मिले। आज किसके साथ? मेरा निवेदन ये होगा भारतीय जनता पार्टी के साथियों से कि पहले फैसला कर ले कि अतीत की बात करनी है या आज की बात करनी है। जब आपको कन्वीनियंट होता आप नेहरू को बोलने लगते हो, आज की बात जब आपको कन्वीनियंट होता है इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, वहां जो बात आप जाति जनगणना की बात हो रही है, जब कन्वीनियंट होता है तो आज की बातें कर रहे हैं, वर्तमान की बात। जाति संघर्ष कब होता है? जब समाज के एक वर्ग को लगे कि उसका हक नहीं मिल रहा है, तब वो खड़ा होता है, संघर्ष करता है। जब आप हक को बहुत दिनों तक मारते रहोगे
तो तब संघर्ष स्थिति पैदा होगी। और आपकी जो दो तरफी बातें हैं ना, ये ज्यादा कंट्राडिक्ट कर रही है। ये इस वजह से समाज में और असंतुष्टि होगी। आप आप नारों में रखना चाहते हो, हम उसको जमीन पर उतारना चाहते हैं, फर्क इतना है।